अगर हम बात करें, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक देखो ट्रेंगल बना हुआ है इधर, इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही एक बालू का मुक्त क्षेत्र है जहां केवल पथरीला मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल, जिसे हम रॉकी डेजर्ट भी कह सकते हैं, वो मिलता है। पोखरण, फलोदी, बाड़मेर। अब नवीनतम जिलों के हिसाब से देखें तो केवल बाड़मेर हट जाएगा, बालोतरा रहेगा, फलोदी रहेगा, जोधपुर हट जाएगा, और उधर जैसलमेर, पोखरण रहेगा। तो एक ट्रेंगल बनता है, वो है आपके रॉकी डेजर्ट। और रॉकी डेजर्ट का जो पूर्वी भाग है, रेड लाइन करके लिखी है, उसे कहते हैं मगरा बोलते हैं, या स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, मगरा बोलते हैं। और ये जो 58.5% भाग है वो ज़्यादातर कहाँ फैला हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। फिर ऊपर लिखा हुआ है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है घग्गर, लूनी, और लूनी पर ही बना हुआ है क्या, जवाई बांध। और ध्यान रखना, लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के अंदर अर्ध शुष्क में आपकी आ जाती है और कौन, नागौर उच्च भूमि। अब इसको आगे बढ़ाएं या इसमें कुछ लिखना है, ट्रेंगल तो अभी लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये ट्रेंगल तो ऐसे ही बनाया हुआ है, इनकी डायरेक्शन ही ऐसी है। पोखरण वाला पार्ट इधर है, फलोदी वाला पार्ट इधर है, और बालोतरा वाला पार्ट इधर है। और कोई ऐसा सवाल नहीं है कि यहाँ ट्रेंगल बन रहा है कोई, ये तो ऐसे ही डायग्राम में आप लोगों को बताया गया है। ये हो गया था कल, सबको याद है। अर्धचंद्राकार से संबंधित अगर जिले की आकृति आ जाए तो सिक्कर, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप आ जाए तो बरखान या बरछान। जो सर्वाधिक मिलते हैं कहाँ, शेखावटी में मुख्य थे। और प्रमुख थे पूछ ले जिला तो भालेरी, सॉरी चूरू, और चूरू का गांव है कौन सा, भालेरी। और ज्यादातर ये कांतली नदी के आसपास पाए जाते हैं। फिर देखें अर्धचंद्राकार झील कहाँ है राजस्थान में, तो वो है पुष्कर झील। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें तो पहले भी चर्चा की थी हमने, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये सारा मैटर लगभग लिखा हुआ आपने पहले। हो गए दो टुकड़े, लेकिन अभी तक आकृति उसकी यही चल रही है। हाँ, अर्धचंद्राकार ही चल रही है, क्योंकि नीम का था ना कि कोई आकृति आएगी तो अपने आप ऐड हो जाएगी, आएगी तो इसमें कंबाइंड आएगा। आपने अच्छा सवाल किया, हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर अर्धचंद्राकार आकृति वो पूछेगा तो साथ में क्या देगा, नीम का थाना प्लस सिक्कर, क्योंकि इन दोनों के मिलने से बना था ये, ठीक है ना। पर्टिकुलर सिंगल दे तो वो नहीं होगा, ध्यान रखना। सिक्कर प्लस नीम का थाना, तब आकृति बनेगी कैसी, अर्धचंद्राकार आकृति बनेगी। फिर बात करते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए थे कल, अनुदैर्घ्य। अब देखो इसमें है ना, ये काफी गलतियां बहुत है। जैसे अनुप्रस्थ, ये हवा की दिशाओं के समकोण बन रहे हैं, किस एंगल से लग रहा है ये समकोण है, ऐसे ही कहीं से उठाया और छाप दिया इसमें से। फिर देखो अनुदैर्घ्य, हवा की दिशा के समानांतर, हाँ ये कुछ थोड़ा लग रहा है, पैरेलल बन रहा है, ठीक है। और इसमें डाल दिया सीप जैसा, सीप ऐसा थोड़ी होता है, सीप की तो बरखान जैसे होता है, लेकिन उसमें बरखान की एक भुजा क्या रह जाती है, आगे निकल जाती है, उसे कहते हैं सीप। तो ये भी गलत है, इसलिए मैंने कल आपको पूरा अलग से लिखवाया। हाँ, अब हेडिंग देके लिखना, मरुस्थल के प्रकार, ताकि एक साथ में हो जाएंगे, ठीक है। देखो मरुस्थल के प्रकार, जिसमें पहला लिखना इग या इर्ग, इग या इर्ग। बातें मत करो, देखो यही तो समस्या है ना। पेन नहीं है तो मैं दे देता हूँ, भामाशा बन जाता हूँ, मेरे पास खूब सारे पेन है ना। हाँ, मरुस्थल के प्रकार हैं, जिसमें पहला है इग या इर्ग, जिसे हम क्या कह सकते हैं, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। संपूर्ण रेतीले मरुस्थल को क्या कहेंगे मनु, इग या इर्ग कहेंगे। और ये सर्वाधिक पाया जाता कहाँ, जैसलमेर में।
इग या इग, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जिसे इग या इग कहते हैं और सर्वाधिक पाया जाता है जैसलमेर में। फिर दूसरा है अंबादा। अंबादा में क्या जाएगा, रॉकी डेजर्ट यानी संपूर्ण पथरीला क्षेत्र, संपूर्ण पथरीला क्षेत्र। क्लियर है। और साथ में लिख लेना ये जो रॉकी डेजर्ट है अंबादा, वो राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर के तो पोखरण में। अब जोधपुर नहीं लिखना है क्योंकि जोधपुर से अलग जिला बन गया कौन, फलोदी। और बाड़मेर में भी बालोतरा नया जिला बन गया, तो बाड़मेर को हम ऐड नहीं करेंगे, क्या रहेगा, केवल बालोतरा। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में अगर बालोतरा बाड़मेर दे दे और केवल बाड़मेर दे दे तो आपका आंसर क्या होगा, बालोतरा बाड़मेर होगा, केवल बाड़मेर नहीं होगा। क्लियर, लिख लो। हाँ, नेक्स्ट है तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र जिसे रेग कहते हैं। रेग का मतलब क्या है, मिश्रित, रेतीला भी है और पथरीला भी है, रेतीला प्लस पथरीला, ऐसे मरुस्थल को क्या कहते हैं, रेग मरुस्थल कहते हैं। रेग मरुस्थल कहते हैं। आगे लिखें, मिक्स होता है, इसकी कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं होती है, कहीं रेतीला, रेतीले के साथ में क्या मिल जाए, कंकर पत्थर। जैसे अभी मैं कहूँ मगरा, किसे कहोगे आप, जैसे चेन्नार के कांकड़ ये मंगरा ही है और क्या है ना, वैसा एकदम चट्टानी क्षेत्र जहां पर छोटे छोटे कंकर पत्थर देखने को मिलते हैं। दोहरे सबको पता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। रेत के बड़े बड़े क्या होते हैं, बालू का स्तूप को दोहरे कहते हैं। अब जल्दी से बताओ, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से हैं, बरखान, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, दरियन कहा जाता है, ध्यान रखना, स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। जो सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है वो है बरखान या अर्धचंद्राकार, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, दरियन कहा जाता है, दरियन। हाँ, ये देख लो आ गया, दरियन गतिशील बालू का स्तूप। अब इसमें भी डायग्राम गलत बना हुआ है, ध्यान रखना, ये लग रहा है जैसे रेखीय के जैसे, ठीक है ना, जबकि सर्वाधिक गतिशील होते हैं कौन, बरखान या अर्धचंद्राकार। इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, दरियन या स्थानांतरित बालू का स्तूप कहा जाता है। हाँ, दरियन या धारियन एक ही चीज है, ठीक है ना। बरखान, बरछान, आगे देखो, दोहरे आ गया, दरियन आ गया, ठीक है। अब इसने बताया जीभ की जैसी आकृति, पता नहीं है अलग अलग कोचिंग वाले भी क्या कहते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, ये लिख लो, मरहो। मरहो बालू का स्तूपों के मध्य नीचे की भूमि, कच्ची मिट्टी होती है जो वर्षा काल में क्या हो जाती है, जल युक्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, मरहो कहते हैं।
अब जल्दी से बताओ, पवनों के समानांतर दिशा में बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। अब मान लो दो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के बीच जो गैप आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे गासी या कारवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गासी या कारवा कहा जाता है। हालांकि ये सब सवाल कभी पूछा नहीं है, लेकिन लिख लेना, लिख लेना। दो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के बीच, दो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के बीच निम्न भूमि को गासी या कारवा कहा जाता है। गासी या कारवा कहा जाता है। शॉर्ट में लिख रहे हैं सारी चीजें। गासी या कारवा क्या पढ़ा था हमने कि जैसे मान लो ये पवन चल रही है और पवन चलने की दिशा में पवन के दोनों किनारों पर क्या हो जाए? बालू मृदा का निक्षेपण हो जाए या डिपोजिशन हो जाए, तो ये बीच की जो निम्न भूमि होती है, खाली जगह, उसे क्या कहा जाता है? गासी या कारवा कहा जाता है, जिसमें आपके ऊँटों के जो काफिले होते हैं वो चला करते हैं निम्न भूमि में। ये लिख लिया मरहो, ठीक है। सीप आ गया, मरहो आ गया। आगे ना गासी या कारवा, ऊंट चलते हैं इनमें से, काफिले। पैराबोलिक भी लिखा दिया था मैंने। अब अंग्रेजी के यू अक्षर का बताया, बताओ इसमें क्या कहें? स्टार बालू का स्तूप भी आ गया। अब इसने स्टार ऐसे बनाया है जैसे दो त्रिभुज रखे हुए हैं। हाँ, एक ये लिख लो, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप हरियाणा से हनुमानगढ़ तक, हरियाणा से हनुमानगढ़ तक, यानी हरियाणा से हनुमानगढ़ तक जो पार्ट आ रहा है वो राजस्थान के किस डायरेक्शन में आ रहा है? उत्तरी पूर्वी मरुस्थल। देखो ट्रिपल एच बन रहा है ना। हरियाणा में मेन कौन सा? हिसार और हनुमानगढ़ और हरियाणा। हिसार हरियाणा में ही है, तो ये से ट्रिपल एच का मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, याद रखने का तरीका है कि नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ फैले हुए हैं? तो हरियाणा से हनुमानगढ़ के बीच, और मेनली हरियाणा में भी कौन सा? हिसार और हनुमानगढ़। और ये लिखा है ना लाइन में, हरियाणा से हनुमानगढ़ तक के बालू का स्तूप, ब्रैकेट में लिख लेना उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी भाग में ये भी लिख लो, अवरोधी बालू का स्तूप। हालांकि कल बता दिया था मैंने, अगर बीच में कोई पहाड़ी का या किसी भी चीज का बैरियर आ जाए, बाधा बन जाए, तो मृदा का डिपोजिशन उनके पैरों में ही रुक जाता है। इसमें लिखा है किसी भी अवरोध के कारण बालू के जमाव से बने बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। जैसे पुष्कर, बुड्ढा पुष्कर, नाग पहाड़, बिचून पहाड़, जोबनेर, वे सीकर की पहाड़ियां इसी प्रकार के बालू का स्तूपों को जन्म देती है। और ये जरूर नहीं है केवल पहाड़ियां ही बनाए, झाड़ी भी अगर कोई हो बड़ी और हवा चल रही हो
और मृदा का डिपोजिशन क्या हो जाए, उसके फुटविल एरिया में हो जाए, तो यहाँ बाधा बनी। तो यहाँ पर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। ये ध्यान रखना, पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, बिचुन पहाड़, जोबनेर व सीकर, यहाँ पर जितनी भी पहाड़ी है ना, उनके फुटविल एरिया में जो बालू का डिपॉजिट है वो कौन से हैं? अवरोधी बालू का स्तूप है, अवरोधी बालू का स्तूप। है बिचून पहाड़, पता है क्या भाई किसी को? बिचून पहाड़ जयपुर के आसपास है। आगे बढ़े, क्या लिख रहे हो? थोड़ी स्पीड रखा करो। तो मेरे हिसाब से स्तूपों के प्रकार हो गए होंगे कम से कम 10 हो गए ना, आराम से। ओके, बस यही है मेनली टाइप ऑफ सैंड डून्स। हाँ, फिर देखो, तारा बालू को ले लिया था हमने, नेटवर्क भी ले लिया, सब्र का फीस भी ले लिया। हाँ, मेन चीज बजादा, ये लिखो बजादा। बजादा की फुल फॉर्म यहां से मत लिखना, मैं लिखवा रहा हूं लैंग्वेज में, ठीक है ना? केवल हेडिंग दे दो बजादा। बजादा में लिखे मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित पर्वतीय क्षेत्र जहां पर्वतीय जल समाप्त हो जाता है, पर्वतीय जल समाप्त हो जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित पर्वतीय क्षेत्र जहां पर्वतीय जल समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? बजादा कहते हैं। तो देख लो, एक तरफ तो मरुस्थल है और एक तरफ ये जो पर्वत या पहाड़ी है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी उतरा और पहाड़ी के फुटविल एरिया में जाकर क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ढाल कम होने के कारण कुछ सेडिमेंट या अवसाद जमा हो जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? बजादा या बजाड़ा कहते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी बजाड़ा भी लिखा हुआ मिलता है, ये सवाल आया हुआ है एक बार। फिर देखो दूसरा, गिरिपद या पेडिमेंट क्या होते हैं? लिखो गिरिपद या पेडिमेंट। गिरिपद या पेडिमेंट में लिखें पर्वत के नीचे वाला स्थान, पर्वत के नीचे वाला स्थान जहां मरुस्थल की रेत इकट्ठी होती है, पर्वत के नीचे वाला स्थान जहां मरुस्थल की रेत इकट्ठी होती है, उसे क्या कहते हैं? मनफुल, गिरिपद या पेडिमेंट कहते हैं। क्लियर? अगला देखो, इंसेलबर्ग। ध्यान रखना, ये जर्मन भाषा का शब्द है इंसेलबर्ग। मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा में लटकती हुई जो पहाड़ियां होती है, जो अपर्दित होने के बाद उनका बचा कुचा पार्ट होता है, उसे जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। लिखो, इंसेलबर्ग में रेगिस्तान में ढाल नुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टान, खड़ी चट्टान कह सकते हैं या अवशिष्ट चट्टान भी कह सकते हैं।
और ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है आपके, एक तो सांबर झील है और एक माउंट आबू। यहाँ पर झीलों के अंदर क्या है, ऐसी खड़ी पहाड़ियां ढालनुमा लटकी हुई है। ऐसी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग, जो किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। और अपने स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, द्वीपीय पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीपीय पर्वत। स्थानीय भाषा में इसे द्वीपीय पर्वत कहते हैं। बिल्कुल, रेगिस्तान में भी है। पेंक की थ्योरी पढ़ी आपने कभी, वाल्थर पेंक। डेविस ने तो कहा था बची कुची पहाड़ियां जो अवशिष्ट टीले नुमा होती है उन्हें मोनेडनाक कहते हैं, और पेंक ने उनको क्या नाम दिया, इंसेलबर्ग। जबकि इंसेलबर्ग कभी भी नदी की प्रौढ़ अवस्था में नहीं बनते हैं। कहाँ बनते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं। वर्षा काल जब होती है थोड़ी बहुत, वर्षा ऋतु के समय धीरे धीरे वो क्या होती जाती है, अपर्दित होती है। ज्यादा बड़ी पहाड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। बार बार अपर्दित होने के बाद भी उसकी क्या हो जाती है, कुछ पार्ट ठोसनुमा जो लटका हुआ रह जाता है, उसे पेंक ने क्या नाम दिया, इंसेलबर्ग। हालांकि पर्टिकुलर पेंक ने तो किसके लिए शब्द यूज में लिया, नदी की अंतिम अवस्था जिसे हम जीर्ण अवस्था कहते हैं, वहां नाम लिया था। लेकिन आगे चलकर एक विद्वान आए थे, उन्होंने कहा नहीं, ये इंसेलबर्ग जैसी आकृति है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बजादा आ गया, गिरिपद आ गया, ठीक है। लिखो लिटिल रन। हाँ, लिटिल रन में आ जाएगा आपके कच्छ की खाड़ी, गुजरात के क्षेत्र का मैदान। कच्छ की खाड़ी, गुजरात के क्षेत्र का मैदान क्या कहलाता है, लिटिल रन के नाम से जाना जाता है। फिर ये अगला लघु मरुस्थल। अब देखो यहां पर ये मानचित्र सही नहीं बनाया है इन्होंने, ध्यान रखना। लघु मरुस्थल इसमें लिखा है थार का पूर्वी भाग, कच्छ से बीकानेर। थार तो यही है इधर, ये क्या है, ये पूरा थार ही है, तो थार का पूर्वी भाग तो इधर रहेगा, ये पश्चिमी भाग रहेगा। तो थार के पूर्वी भाग में यहां से नीचे से स्टार्ट होगा, अंदर से। ये पूर्वी भाग कहां से कहां तक फैला हुआ है, कच्छ की खाड़ी से लेकर बीकानेर तक जो फैला हुआ है उसे क्या कहते हैं, लघु मरुस्थल कहते हैं। मानचित्र पे मत जाना, ध्यान रखना ये मानचित्र गलत बना हुआ है। भाई सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि थार का, सॉरी लघु मरुस्थल, ये कह रहा है इधर क्या है, कच्छ का लिटिल रन, और यहाँ पर है बीकानेर। अब ये कह रहा है थार का पूर्वी भाग, तो ये थार है पूरा ही, तो थार का पूर्वी भाग तो ये है, ये कौन सा भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो थार के पूर्वी भाग से जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कच्छ का रन जो कहाँ है, गुजरात में है, वहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, लघु मरुस्थल, बीकानेर तक ये फैला हुआ है। इसके अभी भी समझ में नहीं है ना, शकल देख भी पता चल जाता है, मुझे समझ में नहीं आया। बताओ क्या आया फिर समझ, लैंग्वेज सही लिखी हुई है लेकिन ये डायग्राम गलत बना हुआ है। ये लाइन यहां से जानी चाहिए, पूर्वी भाग। अगर ये लिखता थार का पश्चिमी भाग तो ये एग्जैक्ट फिट होती इसमें। हाँ, लघु मरुस्थल थार का पूर्वी भाग, कच्छ से बीकानेर तक का पार्ट क्या कहलाता है, लघु मरुस्थल कहलाता है। फिर है अगला महान मरुस्थल। हाँ, ये अब डेफिनेशन एकदम सही है मानचित्र में भी। महान मरुस्थल कहाँ है, गंगानगर से बाड़मेर तक के समीपवर्ती मरुस्थल, हाँ सीमावर्ती, सॉरी
महान मरुस्थल जो रेड क्लिफ रेखा के सारे फैला हुआ है, ध्यान रखना पूरा ही ओब्लिक करके लिखा हुआ ना, महान मरुस्थल ओब्लिक रेड क्लिफ रेखा के सहारे फैला हुआ है। कहां से लेकर कहां तक? श्री गंगानगर से बाड़मेर तक। कभी पूछ ले एग्जाम में कि महान मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है, तो श्री गंगानगर से बाड़मेर। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो जिले और दे रखा हो कुछ और साथ में दे रखी हो क्या रेड क्लिफ, तो उसका आंसर क्या होगा? रेड क्लिफ होगा, ध्यान रखना। फिर देखो आगे आगे क्या देखना, हो गया ये कंप्लीट। लिख लिया सबने? हटा दूं इसे? ये वापस आ गया है ना। हाँ, रेगिस्तान मार्च मरुस्थल का या रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे खिसकना क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च कहलाता है। लिख लो साथ में। और ये सबसे ज्यादा कब होता है? किस महीने में होता है ये पूछ रहा हूं। अप्रैल से जून जुलाई। हाँ, तनाव मतलब आगे ये भी आ जाएगा। रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे खिसकना रेगिस्तान मार्च कहलाता है। फिर देखो बालू का स्तूप, सॉरी, ये जो रेगिस्तान मार्च है वो सर्वाधिक कब से स्टार्ट हो जाते हैं आगे खिसकना? मार्च से जून जुलाई के बीच में, जब हवाएं तेज गति से चलती है। और तेज गति से चलती है इसी समय आपके जो बरखान है जो सर्वाधिक गतिशील है वो अपना स्थान क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। तो ध्यान रखना, सवाल आ जाए कि स्थानांतरणशील बालू का स्तूप किसे कहते हैं? तो बरखान ही है, ध्यान रखना। और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कौन से? गतिशील बरखान या स्थानांतरित बालू का स्तूप। वो पशु परिचर वाली भर्ती कैंसिल हो गई है ना, बाद में भरे जाएंगे। चलो कोई नहीं। फिर देखो आगे, रेगिस्तान मार्च यानी मरुस्थलों का सर्वाधिक स्थानांतरण सबसे ज्यादा मरुस्थल में कहाँ होता है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी गांव है कौन सा? नाचना गांव। और नाचना गांव के क्या है? ऊंट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और नाचना के ऊंट का ज्यादातर इस्तेमाल कौन करते हैं? सेना के जवान करते हैं बॉर्डर पर, रेड क्लिफ रेखा के आसपास। ये ऊंट ऊंट अभी बीच में मत लिखना, जब हम पशु संपदा पढ़ेंगे ना तब ये पूरा आ जाएगा। ये तो ऐसे एक नाम आ गया है नाचना गांव, इसलिए लिखा है। रेगिस्तान मार्च सबसे ज्यादा जैसलमेर के नाचना गांव में होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़े। अब देखो हमने जितने भी प्रकार के मनफूल बालू का स्तूप पढ़े, सैंड ड्यून्स, उन सभी का प्रकार सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? जोधपुर में। यानी सभी प्रकार के सैंड ड्यून्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो लिख लो जोधपुर। यहाँ पर
सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जोधपुर, यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बाप बोल्डर। लेकिन अब ध्यान रखना, बाप वाला एरिया किस में है? फलोदी में। हाँ, अब जोधपुर नहीं लिखना है, क्या लिखोगे? सीधा फलोदी में बाप नामक स्थान पर पूरा जीवी महाकल्प के पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म, जिसे मोरेन चट्टान कहते हैं। याद आ रहा है ऐसा कुछ? फिजिकल ज्योग्राफी में हमने ये पढ़ा था, मोरेन चट्टान। हिमानियों के अपर्दन से निर्मित चट्टानों में हमने लिखा था मोरेन रॉक, एक हॉर्न पीक, रॉस मुटाने। हाँ, कभी वो पुराना वाला रजिस्टेंट टंटोलना थोड़ा, क्या है ही नहीं, है ना? चलो ठीक है। और ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड के जीके में, कि बाप बोल्डर किस कल्प से संबंधित है? पूरा जीवी महाकल्प नहीं दे रखा था, उसमें नाम लिखा था क्या? पर्मियन कार्बोनिफेरस काल का है। ध्यान रखना, ये पर्मियन कार्बोनिफेरस काल का ही है। बोल्डर नाम जहां कहीं भी आए, ध्यान रखना, ज्यादातर वो किससे संबंधित होंगे? हिमानीकृत से संबंधित होंगे, ध्यान रखना। लोधी में बाप नामक स्थान पर पूरा जीवी महाकल्प के पर्मियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म मोरेन चट्टान के अवशेष मिले हैं, जिसे बाप बोल्डर कहा जाता है। और इस बाप बोल्डर की चट्टानों पर किसके घर्षण के निशान मिलते हैं? हिमानियों के घर्षण के निशान मिलते हैं। तो कल्पना करो, अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे 33 सागर था यहाँ पर, तो लेकिन इस पृथ्वी पर 4 हिमयुग आए हैं, ध्यान रखना, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। जिस समय पृथ्वी या ये सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तब एक साथ ही पूरे पेंजिया के ऊपर क्या आए थे? 4 हिमयुग आए थे। और इन हिमयुगों के निशान आज देखने को मिल रहे हैं कहां पर? जोधपुर में बाप नामक स्थान पर। आगे बढ़े। ये हो गया। हाँ, एक ध्यान रखना, ये रेगिस्तान मार्च को और क्या कहते हैं? प्रयाणन भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? लिखा हुआ देखो नीचे, एक नाम लिख लो, बाकी अपने पढ़ लिया अपन। प्रयाण कहते हैं। रेगिस्तान मार्च या रेगिस्तान के आगे खिसकने को क्या कहते हैं? प्रयाण भी कहते हैं। हाँ, फिर है आपके क्या? समगांव या सम के धोरे, जैसलमेर, जो क्या है? पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है। यानी आपको यहाँ पर एक भी वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी, छोटी घास के रूप में भी कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसलमेर में पूर्णतया वनस्पति क्षेत्र, जो राजस्थान का क्या, भारत का ही क्या है? पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है। रहित का मतलब बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है। कभी जाओ घूमने तो जाना, केवल आपको बारीक मर्दा ही एकदम चिकनी मिट्टी देखने को मिलेगी। हाँ, समधोरे या समगांव। और ये ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ मात्र पूरे साल में कितनी वर्षा होती है? 5 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, यानी न के बराबर होती है यहाँ पे।
और यहाँ सम गांव में एक सम ढाणी है, RTDC होटल है यहाँ पे। हाँ, कभी जाओ तो देखना, घूमने देख के आ गए। हाँ, नालंदा से गए थे ना? नहीं गए। कोई नहीं, अपनी यहाँ संख्या बढ़ेगी तो एक टूर बनाएंगे अपन भी यहाँ से। हाँ, ये थोड़ा दिख रहा है ना? यहाँ लिख लेना समढाणी RTDC होटल, जो यही है। हाँ, आक्कल गांव या आक्कलवुड फॉसिल पार्क जीवाश्म पार्क है, ध्यान रखना, जो 18 करोड़ वर्ष पुराना है। हाँ, लिख लो, आक्कल गांव जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पुराने आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क मिले हैं। यानी कुछ जीवों के यहाँ पर क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, जैसे डायनासोर, विशालकाय जो जानवर थे उनके अवशेष मिले हैं। इसलिए आक्कलवुड फॉसिल पार्क को क्या कहा जाता है? जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है, जो कहाँ है? आक्कल गांव जैसलमेर में। इसका सवाल भी आया हुआ है, ध्यान रखना। राजस्थान में जीवाश्म पार्क कहाँ पाया जाता है? तो आक्कल गांव जैसलमेर, और इसका पूरा नाम क्या है? आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। इसके लिए थोड़ी एक लाइन छोड़ देना, केवल यहाँ टाइम पीरियड लिखा हुआ है, कल मैं आपको उस युग का या महाकल्प का नाम भी लिखा दूंगा, ठीक है ना? वो अच्छा रहेगा। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चांदनगांव जैसलमेर, जिसे क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा भी कहा जाता है। लिख लो, ये जैसलमेर जिले की सम उप तहसील के चंदन गांव में मीठे जल का क्या है? नलकूप है, जिसे चांदन नलकूप अथवा थार का घड़ा के उपनाम से जाना जाता है। जबकि बटाडू का कुआं किस नाम से जाना जाता है? मैंने कहा था, ध्यान रखना, RPC ज्यादातर पूछती है क्या? थार का घड़ा। और अधीनस्थ बोर्ड ज्यादातर क्या पूछता है? बटाडू का कुआं। है तो बाड़मेर में, लेकिन इसका उपनाम बताओ आप मुझे। देखो, इतनी जल्दी बोल रहे हैं। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं उसे। हाँ, और रेगिस्तान में भी देखो एकदम मीठा पानी है, जैसे अपने पार्लर पानी होता है ना, वैसा। और ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं उपनामों में। चांदनगांव जैसलमेर। हाँ हाँ, रुका हुआ है, टेंशन मत लो। कहाँ जाएगा ये? आज के लिए इतना ही। नवीन जी सर आ गए, धन्यवाद।